One start recording now. चलिए, गुड आफ्टरनून। बेटा कल हमने ये पढ़ा था यहाँ से कि जब नार्गे ने उससे पूछा कि मैडम कैसा लग रहा है, तो लेखिका ने जवाब दिया राम रोचो, यानी कि भगवान कसम बहुत अच्छा लग रहा है। और इस बात पर नार्गे ने जब नेपाली बोली सुनी तो वो खुशी के मारे उछल गया। अपनी मातृभाषा के गर्व से उसकी आंखें चमकने लगी और उसका चेहरा इतराने लगा। और तभी एक चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फ आसमान से गिरनी शुरू हो गई। वो एकदम ऐसी महीन महीन बर्फ थी जैसे मोती गिर रही हो। अब जो नार्गे था, नार्गे भी खुशी से झूम रहा था और बर्फ की इतनी सुंदरता नार्गे के मन पे भी थाप करने लगी थी और उस वो प्रेम की झील में तैरने लगा था। झूम झूम कर जोर जोर से गाने लगा था, तिमरो माया सेंधो मलाई सताउच, यानी कि तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। ये गा गा कर वो भी बर्फ में उछल उछल कर खेलने लगा। अच्छा, अब आगे हम देखें तो लेखिका कहती है कि सभी सैलानी जो उनके साथ गए थे यात्री, वो अपनी अपनी जीप से उतर गए और बर्फ में कूदने लगे। यहाँ पे बेटा बहुत ज्यादा बर्फ थी और जब ताजी ताजी बर्फ गिरती है तो वो इतनी रुई की तरह होती है कि वो परत दर परत ऊपर ऊपर बढ़ती जाती है और जब हम उसमें पैर डालें तो वो नरम बर्फ इतनी होती है कि हमारा पैर उस बर्फ में धंस जाता है और घुटनों तक उन लोगों के पैर जो है वो बर्फ में धंस गए। ऊपर आसमान और बर्फ से ढके पहाड़ बिल्कुल एक जैसे वहां पर प्रतीत हो रहे थे कि आसमान भी सफेद और बर्फ से ढके पहाड़ भी सफेद, दोनों एक ही प्रकार के दिखाई पड़ रहे थे। और कई जो सैलानी थे वो बर्फ पर लेट कर हर लम्हे की रंगत को, हर दृश्य को कैमरे में कैद करने की लग गए थे। हर कोई वहां पे कैमरे से फोटो खींचने में लगा हुआ था। मगर यहाँ पर लेखिका का मन भी बहुत खुश हो रहा था। वृंदावन यानी कि उसके मन में भी हजारों तरीके के फूल, आशाएं उठ रही थी, मगर उसके पैर झंझना रहे थे। लेखिका के मन में ऐसा लग रहा था जैसे कोई देवता जाग गया हो। लेकिन उसकी ख्वाहिश जो थी कि मैं बर्फ को देखूं, वो ख्वाहिश उसकी यहाँ पर पूरी हो गई थी। वो चाहती थी कि बर्फ पर लेटकर इस जन्नत को जी भर के देख लूं। मगर एक मजबूरी थी कि उसके पास बर्फ में पहनने वाले लंबे लंबे जूते या गम बूट्स नहीं थे, इसलिए उसके पैर ठंड से झन्नाने लगे थे। अब यहाँ पर उसने चाहा कि वो किराए पर कोई जूते खरीद ले, लेकिन बेटा कटाव में कोई भी दुकान नहीं थी। वो क्यों नहीं थी? क्योंकि ये टूरिस्ट स्पॉट अभी तक नहीं बना था। जिस प्रकार यूमथांग और झांगू जो है वो टूरिस्ट स्पॉट है, तो वहां पर हर तरीके की दुकानें थी यात्रियों के लिए, लेकिन कटाव में कोई भी दुकान ऐसी नहीं थी। और इसी कारण वो यहाँ झांगू की तरह दुनिया भर की तो एक भी दुकान नहीं थी और इसी कारण वो जूते नहीं खरीद पाई। अब दनादन फोटो खिंचवाने की बजाय वो उन सारे दृश्यों को अपने अंदर, अपने दिमाग में खींचने लगी, दिमाग में बसाने लगी, जिससे महानगर के डार्क रूम में इसे फिर से देख सके। यानी कि जब वो यहाँ पर लौट कर आए तो यहाँ आकर इन दृश्यों को अकेले अपने कमरे में बैठकर आंखें बंद कर दोबारा सोच सके, रिवाइंड कर सके कि हाँ कितनी उसने वहां पर अच्छे दिन देखे और अच्छी तरीके से बर्फ को महसूस किया। अब संपूर्णता के उन क्षणों में यह हिम शिखर उसे आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रही थी। वो ये कहती है, वो सोच सोच कर इतनी खुश है और अतीत में चली जाती है। वो ये कहती है कि शायद
जो हमारे ऋषि मुनि हैं, उन्होंने इस जगह का चयन इसीलिए किया होगा क्योंकि ये इतनी शांतिपूर्ण जगह है, प्राकृतिक सौंदर्य से भरी है, इसीलिए यहाँ बैठकर उन्होंने वेदों की रचना की होगी और जीवन के सत्यों को यहीं पर उन्होंने खोजा होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः का मंत्र जाप भी यही पाया होगा उन्होंने। अच्छा, अब अंतिम संपूर्णता का प्रतीक यह सौंदर्य ऐसा कि बड़े से बड़ा अपराधी भी अगर इस जगह को देख ले, इस क्षण को देख ले, तो सही में वो भी करुणा का अवतार बन जाएगा। जिसके मन में दया भाव नहीं होता, जो निर्दयी होता है, ऐसा व्यक्ति भी अगर यहाँ पर आ जाए, तो वो भी गौतम बुद्ध बन जाएगा। उसके मन में भी करुणा, दया भाव सब आ जाएगा। और तभी उसके दिमाग में मिल्टन की वो सुंदर वर्णन आया जो अपनी कविता में मिल्टन ने लिखा है कि ऐसे दृश्यों में शैतान भी उसे देखकर ठहर जाएगा और दूसरों का अमंगल करने की जो वृत्ति है वो भूल जाएगा, दूसरों को नुकसान पहुंचाना भूल जाएगा। तभी मणि से लेखिका ने पूछा कि तुमने क्या मिल्टन की वो कविता पढ़ी है? मगर मणि जो थी वो किसी और ही सवाल में उलझी हुई थी, वो उसके मन में कुछ और सवाल उठ रहे थे। हर इंसान अपने अपने दिमाग से कुछ ना कुछ अलग सोच रहा होता है एक ही समय पर। लेखिका उस समय मिल्टन की कविता के बारे में सोच रही थी और मणि कुछ और सोच रही थी। और तभी मणि एकाएक बोलने लगी कि ये हिम शिखर जल स्तंभ है पूरे एशिया के। जो ये बर्फीले पहाड़ हैं, ये पूरे एशिया के लिए जल का स्रोत है, जल स्तंभ है। वो कहती है, देखो, मणि कहती है, देखो प्रकृति भी कितनी नायाब ढंग से सारे इंतजाम करती है। हम जिस प्रकार से अपने अपने घरों में अपने व्यवस्था, अपने खाने पीने की जरूरतें, जरूरत के सामानों की व्यवस्था करते हैं, इंतजाम करते हैं, उसी प्रकार प्रकृति भी कितने तरीके से पानी का इंतजाम करके रखती है। मणि कहती है, सर्दियों में बर्फ के रूप में यहाँ पर जल संग्रह करती है प्रकृति। सर्दियां जब आती हैं तो हमारी कुदरत क्या करती है, सारे पानी को यहाँ पर इकट्ठा करके बर्फ के रूप में जमा कर लेती है। और जब गर्मी में हर जगह पानी के लिए त्राही त्राही मची होती है, हर व्यक्ति पानी के लिए तरस रहा होता है, तो यही बर्फ की शिलाएं पिघल पिघल कर जल धारा बन के हमारे सूखे कंठों को तरावट खाती हैं। वो कहती है कि कितना अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की यहाँ पे। ठीक है, जैसे हम नल आता है तो पानी भर के रख लेते हैं, उसी तरह कुदरत भी देखो हमारे लिए, हम तो केवल अपने परिवार के लिए, अपने लिए पानी इकट्ठा करते हैं, खाना इकट्ठा करते हैं, मगर कुदरत पूरे संसार के लिए पानी इकट्ठा करके इस तरह रखती है, वो बर्फ को जमाती है और गर्मियों में वही बर्फ पिघलकर हमारे यहाँ पानी की तरह पहुंचता है। अच्छा, कितनी अद्भुत व्यवस्था है। अब मणि ने अद्भुत को माथा नवाया, उसने कुदरत को अपना सिर नतमस्तक हुई कुदरत के आगे कि तुम्हें सलाम है। जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, हिम शिखरों का। वाकई में इन नदियों का और इन पहाड़ों का, जो बर्फ से ढके पहाड़ है, उनका बहुत ऋण है, बहुत कर्ज है हमारे ऊपर। हमारे हर पल ये लोग, यही कुदरत देखभाल करती है, हमें बचा कर रखती है। फिर वो कहती है, संसार कितना सुंदर है। स्वप्न जगाते उन लम्हों में लेखिका ये सोच, पर तभी उदासी की झीनी सी परत लेखिका के मुख पर आ गई। इस खुशी के माहौल में जब वो संसार इतना सुंदर देख रही थी, तभी एक उदास झलक उसके चेहरे पर आ जाती है और उमड़ते हुए बादलों की तरह वो उदास झलक क्या थी बेटा, वो
पत्थर तोड़ती हुई उन पहाड़ियों का ख्याल था जो लेखिका के मन में आ गया था कि इस सुंदरता को देखने के लिए जिन रास्तों से होकर हम यहाँ तक पहुंचे हैं, वो पहाड़िन औरतें उन रास्तों को किस प्रकार बना रही थी, किस प्रकार अपने बच्चों को पीछे टांग कर पत्थरों को तोड़ रही थी, वो औरतें लेखिका को याद आ जाती हैं। अब आत्मा की अनंत परतों को छीलता हुआ हमारा यह सफर थोड़ा और आगे बढ़ा। अब वहां का परिदृश्य देखकर ये लोग अपनी जीप में बैठकर आगे बढ़े। तभी इन्होंने इक्की दुक्की फौजी छावनियां देखी और ध्यान आया कि अरे, ये तो बॉर्डर एरिया है। अब वो चलते चलते चीन की सीमा तक पहुंच गए थे, यानी बॉर्डर तक पहुंच गए थे। तभी उनको फौजी चौकियां दिखाई पड़ी। अब उसने कहा, लेखिका ने कहा, एक फौजी से उसने सवाल किया कि इतनी कड़कड़ाती ठंड में जहां पर -15 डिग्री सेल्सियस तापमान है, आप लोगों को यहाँ रहने में कितनी तकलीफ होती होगी। और वो जो फौजी था, वो हल्का सा हंस दी, लेकिन उसकी हंसी में एक उदासी झलक रही थी। उदासी क्या थी? वाकई में वो लोग जिस प्रकार की तकलीफों को झेलते हैं हमारे लिए, वो हम महसूस भी नहीं कर सकते। जो महसूस करता है वही जान पाता है उनकी तकलीफों को। अपने घर परिवार से दूर, अपने बच्चों से दूर किस प्रकार जीवन व्यतीत कर रहे हैं वो लोग। तो उस फौजी ने कहा कि आप चैन की नींद सो सकें, इसीलिए हम यहाँ पर पहरा देते हैं। अच्छा, ये बात बिल्कुल सही है। आज जो फौजी सीमा पर पहरा दे रहे हैं, उन्हीं के कारण आज हम यहाँ पर अपने घरों में चैन की नींद सो रहे हैं और वो रात भर पहरा देते हैं। चलो, अब नार्गे ने अपनी जीप स्टार्ट की और उससे फौजी से बोला, फेरी भेदुला भेटुला, यानी कि फिर मिलेंगे। कहते हुए वो आगे बढ़ गया। थोड़ी आगे बढ़े थे कि फिर उनको दूसरी फौजी चौकियां छावनी दिखाई पड़ी और उसमें वहां पर एक बोर्ड लगा हुआ था उस छावनी के पास, वी गिव अवर टुडे फॉर योर टुमारो। हम आज अपना दांव पर लगाते हैं, अपना जीवन यहाँ पर देते हैं आपका कल सुरक्षित करने के लिए। और ये बिल्कुल सच्ची कहावत है। ये देखकर लेखिका उदास हो गई और उसके भीतर अब कुछ पिघलने लगा, मतलब उदासी के भाव उसके अंदर जागृत होने लगे। वो कहती है कि महानगर में रहते हुए कभी इन चीजों का ध्यान ही नहीं आया कि जिस बर्फीले इलाकों में बेटा हम लोग यहाँ पर जिस प्रकार सर्दियों में दिसंबर जनवरी के महीने में हम लोग कुड़कुड़ाने लगते हैं, टोपा भी पहन लेते हैं, स्वेटर भी पहन लेते हैं, शॉले भी ले लेते हैं, हीटर भी जला लेते हैं, हम 5 मिनट में ही ठिठुरने लग जाते हैं। और ये जवान देखो कि यहाँ पर जहाँ इतनी ठंड है, माइनस जा रहा है टेम्परेचर, और सिर्फ पेट्रोल जो जमता नहीं है, पेट्रोल को छोड़कर बाकी सारी चीजें जम जाती हैं, और ये जवान ऐसी ठंड में हमारे लिए रक्षा करते हैं, यहाँ पर तैनात रहते हैं। अच्छा, और जिन संकरे घुमावदार खतरनाक रास्तों से गुजरने पर लेखिका और उसके साथियों की जान सूख गई थी, केवल जीप में उनके सांसों की आवाज आ रही थी, अगल बगल कुछ भी नहीं था धुंध के अलावा। आपको मैंने पहले ही कल के पार्ट में बताया था कि जब वो लोग संकरे रास्तों से गुजर रहे थे, चारों तरफ धुंध थी, किसी की आवाज नहीं आ रही थी, ना वादियां दिख रही थी, ना पहाड़ पेड़ दिख रहे थे, और जरा सी चूक होने पर, जरा सी जीप के डगमगाने पर जीप सीधा नीचे खाई में गिर सकती थी। ऐसी जगह डर के मारे सब चुपचाप बैठे थे। लेकिन उसी धुंध में, उसी खतरनाक रास्तों को बनाने के लिए जो यहाँ की महिलाएं काम करती हैं, और
कई बार अपने प्राणों को भी दांव पर लगा देती हैं, और कुछ ऐसा भी होता है कि व्यक्ति अपना जीवन, जो पूर्ण जीवन उसको दिया है कुदरत ने, कई बार उस जीवन के खत्म होने से पहले ही उस व्यक्ति का जीवन इन रास्तों को बनाने में खत्म हो जाता है। ये सब चीजें देखकर लेखिका का मन कांप उठता है, और वो कहती कि मेरे लिए यह यात्रा सचमुच एक खोज यात्रा थी। उसने यहाँ पर यात्रा तो की, प्राकृतिक दृश्यों का मजा भी लिया, लेकिन एक खोज भी करी है, और वो खोज इन्हीं चीजों की है। अब म्यूट योरसेल्फ। पूरा सफर चेतना और अंतरात्मा में हलचल मचाने वाला उसका रहा। चलो, बहरहाल अब वो लायूंग वापस लौटकर फिर यूंगथांग की ओर जाने वाले थे। जैसे आपको कल बताया गया था कि वो यूंगथांग से जब चले थे कटाओ की तरफ, तो बीच में एक छोटे से गांव में रुके थे जिसका नाम था लायूंग। अब जाते हुए, यानी ऊपर से उतरते हुए दोबारा उनको उसी गांव में रुकना था, उसी गांव से होते हुए उन्हें जाना था यूंगथांग। जितेन कुछ दिन पूर्व ही नेपाल से ताजा ताजा आया था, उसने बताया। अब यूमथांग की घाटियों में एक नया आकर्षण और जुड़ गया था। जो फूल आपको पहले भी बताए थे, प्रियुता और रूडो डेडो के जो फूल वहां पाए जाते हैं पहाड़ों पर, वो इतने सुंदर होते हैं। जितेन ने कहा कि अगले 15 दिनों में आप देखिएगा कि ये पूरी घाटी ऐसे भर जाएगी इन फूलों से कि लगेगा कि फूलों की सेज लगी हुई है। अब यहाँ पर रास्ते अपेक्षाकृत चौड़े थे, खतरे का एहसास भी कम था। चौड़े रास्ते थे, इसलिए आने वाले भी आसानी से आ रहे थे और जाने वाले भी आसानी से जा रहे थे। और इन घाटियों में कई बंदर भी उनको दिखे, और कुछ बंदर अकेले घूम रहे थे और कुछ अपने बाल बच्चों के साथ, यानी अपने परिवार के साथ भी घूम रहे। चलो, हो गया। बहरहाल जो घाटियों, वादियों, पहाड़ों और बादलों की आंख मिचौली दिखती। बेटा, यहाँ पर आंख मिचौली का क्या अर्थ है? अचानक से मौसम खुल जाता है, कभी अचानक से कहीं से धुंध आ जाती है, और धुंध के आते ही सारी घाटियां, वादियां, पहाड़ जो है वो छिप जाते हैं, बादलों के पीछे हो जाते हैं ओट। और कभी वो मौसम बिल्कुल खुल जाता है, तो ये आंख मिचौली वहां पर चलती रहती है। अब पहाड़ी कबूतरों को उड़ाती हुई, सड़कों पे पहाड़ी कबूतरे आके बैठ गए होंगे, और उनको उड़ाती हुई जीप जो है यूमथांग पहुंच गई। लेकिन अब इन लोगों को थोड़ी सी निराशा हुई। निराशा क्यों हुई? क्योंकि ये जहां से आ रहे थे वहां बर्फ ही बर्फ थी। कटाव से आए, वहां पे हिम शिखर देखने के बाद, बर्फ में खेलने के बाद, यूमथांग अब उनको थोड़ा थोड़ा फीका लगने लगा था। और ये भी एहसास हुआ इनको कि मंजिल से कहीं ज्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक पहुंचने का सफर। ये बहुत सही बात है कि हम जब यहाँ से निकलते हैं किसी जगह पर जाने के लिए, तो उस जगह पर पहुंचने तक का जो बीच का सफर होता है वो बहुत रोमांचकारी होता है। उस सफर को अगर आपने जी लिया, आपने उसको महसूस कर लिया, तो आपका मंजिल तक पहुंचना भी एक सफल यात्रा कहलाएगी, है ना? चलो, अब यूमथांग में चिप्स बेचने वाली एक महिला से, एक युवती से लेखिका पूछती है कि क्या तुम सिक्किमी हो, यानी सिक्किम की रहने वाली हो? और उसने तुरंत क्या जवाब दिया, नहीं, मैं इंडियन हूँ। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन आपको बन सकता है। अब बेटा, आपको ओटीबीए के अकॉर्डिंग पेपर आएंगे, और जो आपको मैं चैप्टर समझा रही हूँ उसको बहुत ध्यान से फील करके सुनना। ओटीबीए में, ओपन बुक टेक्स्ट में, आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो पीछे से कोई क्वेश्चन रिलेट नहीं होगा, ना आपके इसमें बीच में से होगा। आपको खुद अपने दिमाग से सोचकर उसका उत्तर देना होगा, तो इसलिए ध्यान से सुनो।
अब उसका जवाब सुनकर लेखिका को बहुत अच्छा लगा और सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश हुए। जब तक बेटा सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था, किसी का माइक अनम्यूट है, म्यूट योर माइक, नहीं तो वंश आप बाहर निकाल दो जिसका माइक अनम्यूट है, रिमूव दैट चाइल्ड। सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था और तब टूरिस्ट उद्योग इतना फला फूला नहीं था। ठीक है, जब तक वो स्वतंत्र था, अलग था, तब तक वहां पर ना तो कोई आता जाता था, ना वहां पे टूरिस्ट उद्योग बहुत ज्यादा फला फूला था। हर एक सिक्किमी भारत आबो हवा में इतना इस कदर मिल जुल गया है कि लगता ही नहीं है कि कभी सिक्किम भारत से अलग था। अब भारत सिक्किम में ऐसा मिल गया है कि हमें कभी एहसास ही नहीं होता है कि ये कभी अलग था। सिक्किम हमारा ही एक अंग है, हमें ऐसा ही लगता है। अब जीप में बैठने को हुए, जैसे ही वो जीप में बैठने लगे तो एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। पहाड़ी कुत्ते ना बिल्कुल बहुत बड़े बड़े होते हैं, और उस समय मणि ने ये बताया कि ये पहाड़ी कुत्ता है, ये ऐसे नहीं भौंकता जैसे यहाँ पे कुत्ते नॉर्मली भौंकते हैं किसी को देखकर, अनजान व्यक्ति को देखकर। पहाड़ी कुत्ते जो है वो ऐसे नहीं भौंकते, वो सिर्फ और सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। अब ये सुनकर लेखिका के मन में ये सवाल उठा कि क्या समुद्र जिस प्रकार पूर्णिमा की रात को उसमें ज्वार भाटा उगता है, तो क्या यहाँ पर कुत्तों के मन में भी चांदनी कामनाओं का कोई ज्वार भाटा जागता है, तभी वो चांदनी रात में भौंकते हैं। चलो, हो गई बात खत्म। कुत्ता चला गया और ये जीप में बैठकर वहां से चले गए। अब लौटते हुए भी जो मणि वो था, नार्गे था, वो हर तरह की छोटी छोटी जानकारियां इनको देता हुआ आ रहा था। फिर वो कहता है कि मैडम, यहाँ पर एक ऐसा पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट्स हैं। फुटप्रिंट्स क्यों है? कहते हैं कि यहाँ पर उनकी थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए, कहीं पैर लगा उनका, उनके फुटप्रिंट्स वहां पर आ गए और उनकी थाली में से कुछ चावल छिटक कर बाहर गिरे, और जिस जिस जगह पर चावल गिरे थे सिक्किम में, वहां वहां पर चावल की खेती भी होती है। ये उनकी मान्यता है। अब करीब 3-4 किलोमीटर के बाद फिर दोबारा उसने एक जगह पर उंगली दिखाई और कहा कि मैडम, इसे खेदुम कहते हैं, ये खेदुम जगह है। यहाँ यह पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है। जो खेदुम जगह थी वो केवल 1 किलोमीटर का एरिया था, और यहाँ पर देवी देवताओं का निवास है। ये वहाँ की मान्यता है कि खेदुम जगह पर देवी देवताओं का निवास है, और ये भी मान्यता है कि यहाँ पर जो भी गंदगी फैलाएगा वो मर जाएगा। तो लेखिका उससे पूछती है कि तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी क्या नहीं फैलाते हो? तो उसने जीभ निकाली, जीभ निकालते हुए कहा, नहीं मैडम, पहाड़, नदी, झरने, हम तो सब इनकी पूजा करते हैं। इनको अगर गंदा करेंगे तो क्या हम मर नहीं जाएंगे? ठीक है, चलो। उसी लिए तब लेखिका कहती है, ओ तभी गैंगटॉक इतना सुंदर है। वाकई बेटा, अगर आप सिक्किम जाएंगे आप देखेंगे अनछुआ इलाका बहुत खूबसूरत है। वहां पे आपको एक गंदगी नहीं मिलेगी, एक नेचुरल वाकई जो प्रकृति है वहां पे दिखने को मिलती है। बहुत सुंदर है। गैंगटॉक नहीं मैडम, गंगटोक। वो कहता है कि मैम गैंगटॉक नहीं बोलो, इसको गंगटोक कहिए। इसका असली नाम गंगटोक है। गंगटोक का मतलब है पहाड़। ठीक है। अब लेखिका इससे पहले कि कुछ पूछती, वो फिर बोलने लगा, वो फिर बोलने में व्यस्त हो गया कि मैडम, यूमथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। यूमथांग जहां से ये लोग आ रहे हैं, पहले वो टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। यह तो सिक्किम जब भारत में मिला, जब भारत के साथ जोड़ा गया सिक्किम सिक्किम को, तो कई वर्षों के बाद एक आर्मी ऑफिसर था, आर्मी का कैप्टन था, उसका नाम था शेखर दत्त।
और उसके दिमाग में आया कि यहाँ पे सिर्फ फौजियों को रखकर क्या किया जाएगा, इसको क्यों ना टूरिस्ट स्पॉट बना दिया जाए, ताकि यहाँ पे लोग भी आते रहे, अपना फौजी भी रहे, हर चीज मतलब अच्छे से चलती रहेगी। तब आप देखिए अभी भी रास्ते यहाँ पर बन रहे हैं, अभी रास्ते पूरे वहां पर बने नहीं थे। लेखिका ने कहा कि हाँ, रास्ते तो अभी भी बन रहे हैं, नए नए स्थानों की खोज वहां पर अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम ही सौंदर्य है। मन मन में वो कहती जा रही थी और सोचती जा रही थी, और अब उसकी जीप वापस लौट रही थी अपने गंतव्य तक, अपने घर तक। क्लियर है बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया? दिस वॉज योर चैप्टर। सो नाउ वेट, वंश stopped